नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं और आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा प्राइम टाइम बुलेटिन अपना बिहार। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करते हैं। बिहार में अब गुंडा बैंक नहीं चलेगा। बिहार में अब गरीबों को खून चूसने वाले सूदखोरों की भी खैर नहीं है। अब कोई गुंडा बैंक आरबीआई के नियम शर्तों के खिलाफ पैसों के ब्याज पर लगाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ रंगदारी का केस दर्ज कर लिया जाएगा। क्या है पूरी खबर, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सरकार के जो हरकतें दिख रही हैं उन पर काफी प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई करने की मुहिम तैयार की जा रही है। ना गुंडा बैंक चला सकता है, ना सूदखोरी पर पैसा को लगा सकता है। बिहार में अब गुंडा बैंक और सूदखोरों पर कानून का डंडा चलेगा। गरीबों को लूटने और शोषण करने वाले गुंडा बैंक हो या गांव और शहरों में बैठे सूदखोर, अब उनकी अकड़ ढीली पड़ जाएगी। बिहार सरकार ने ठान लिया है कि अब गुंडा बैंक नहीं चलेगा। गरीबों को कर्ज के बोझ तले डुबोने वाले सूदखोरों की शामत आ जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं हो तो बिहार के डीजीपी का बयान सुन लीजिए। जो प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम के तहत नहीं है, जो आरबीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, उस तरह के बैंक को हम गुंडा बैंक कह सकते हैं। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रजिस्टर्ड नहीं है, गुंडा बैंक हो गया। जो मनी लेंडिंग का काम कर रहा है, लाइसेंस नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल भी यदि कर रहा है तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। तो इस प्रकार के जो हरकतें दिख रही हैं उन पर काफी प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई करने की मुहिम तैयार की जा रही है। बिहार में गुंडा बैंक और सूदखोरी को लेकर पिछले दिनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी साफ निर्देश दिया था। सम्राट चौधरी ने साफ कहा था कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस ना कोई गुंडा बैंक चला सकता है, ना ही कोई सूद पर पैसा लगा सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति कोई गांव में बैंक नहीं चला सकता है जब तक आरबीआई का लाइसेंस नहीं है। ना गुंडा बैंक चला सकता है, ना सूदखोरी पर पैसा को लगा सकता है। नीतीश सरकार ने साफ कर दिया है कि बिहार में अब किसी ने गुंडा बैंक या आरबीआई के नियम शर्तों के खिलाफ पैसों को ब्याज पर लगाने का काम किया तो उसके खिलाफ बिहार पुलिस बेहद कड़े कदम उठाएगी। गुंडा बैंक को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। बिना निबंधन चल रहे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट एमएफआई पर रंगदारी का केस दर्ज किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों से ऐसी निबंधित और गैर निबंधित माइक्रो फाइनेंस कंपनियों और अन्य कर्ज देने वाली संस्थाओं की पूरी सूची तलब की गई है। ऐसे में सभी अवैध माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने विशेष निर्देश सभी जिलों के एसपी को जारी कर दिया है। यानी बिहार में अब गुंडा बैंक और सूदखोरों की शामत आने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में साइबर शातिरों का नेटवर्क बढ़ता ही जा रहा है। साइबर शातिरों के जंगल में बिहार के लोग आ चुके हैं। ईओयू की तरफ से जारी साइबर अपराध से जुड़े आंकड़ों से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बिहार अब साइबर शातिरों के चंगुल में फंसता जा रहा है। साइबर अपराधियों का धंधा खूब फल फूल रहा है। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं। ईओयू के तरफ से जारी साइबर अपराध से जुड़े आंकड़ों से बड़ा खुलासा हुआ है। ईओयू के तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक बिहार में इस साल 15 दिसंबर तक साइबर थानों में 5,624 केस दर्ज किए गए हैं। तो वहीं एनसीआरपी पोर्टल पर 1,10,000 लोगों ने साइबर ठगी से संबंधित शिकायत दर्ज की है। ईओयू की तरफ से बताया गया कि इस दौरान 106.30 करोड़ रुपए संदिग्ध खाते में होल्ड भी कराया गया। वहीं 7.36 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस कराए गए। इसके अलावा ईओयू की साइबर इंटेलिजेंस की टीम ने 9,252 मोबाइल नंबर और 3,840 IMEI को ब्लॉक कराया है। बात पटना की करें तो सिर्फ पटना में साइबर अपराध से जुड़े 2,472 केस दर्ज किया गया है। देश के विभिन्न राज्यों के साथ बिहार में भी साइबर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बताते चलें कि वर्ष 2025 के 15 दिसंबर तक बिहार में जो है वो साइबर अपराध से जुड़े हुए जो मामले हैं वो लगभग
5,624 केस जो है वो दर्ज किए गए हैं। वहीं NCRP पोर्टल पर 1,10,000 लोगों ने साइबर ठगी से संबंधित जो है वो शिकायत की है। बिहार में बढ़े साइबर अपराध की घटनाओं को लेकर EOU के ADG नैयर हसनैन खान ने भी गंभीर चिंता जताई है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि सभी केस का अनुसंधान तेजी से किया जा रहा है। बहुत जल्द इन कांडों में शामिल अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। आर्थिक अपराध इकाई और जो हमारी साइबर पुलिस स्टेशन हैं सभी जिलों में, उन्होंने बहुत ही इसको संवेदनशीलता के साथ लिया है। बहुत अधिक कांडों में अनुसंधान हुआ है, डिटेक्शन भी हुआ है, लोगों पर कार्रवाई हुई है और पैसे को होल्ड करके अब उनके जो रिलीफ के माध्यम से जो उनके पेटिशनर्स हैं उनको दिलाया भी गया है। मगर इसमें लंबी प्रोसेस है क्योंकि इसमें कई स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। बिहार में साइबर अपराधियों का जाल फैलता जा रहा है। ऐसे में साइबर क्राइम से बचने के तरीके समझ लीजिए। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि किसी भी तरह से साइबर क्राइम का शिकार हो जाएं या ठगी के शिकार हो जाएं तो तुरंत आपको क्या करना है। तुरंत साइबर सेल या पुलिस में रिपोर्ट करें। बैंक क्रेडिट कार्ड कंपनी को सूचित करें। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ की मदद लें। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। साइबर अपराधी बेहद शातिर हैं। ऐसे में सावधानी और सतर्कता से आप अपने मेहनत और पसीने की कमाई को बचा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कल पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार। कल 11 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उनके साथ होंगे। BM आवास 7 LKM में उनकी मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उनके साथ होंगे। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि शपथ लेने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं और ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी और इसी बीच ये खबर सामने आ रही है। और देखिए इस पूरी खबर की जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर हैं। अमितेश, क्या जानकारी है कल की मुलाकात को लेकर? क्या तय समय रखा गया है और साथ ही साथ इस मुलाकात में क्या कोई खास बात हो सकती है? देखिए, नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली दौरे पर हैं और उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, गृह मंत्री से मुलाकात होगी। कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास जो 7 LKM है 7 लोक कल्याण मार्ग, उस प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात होगी नीतीश कुमार की और साथ में डिप्टी CM सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से 12:30 बजे मुलाकात होगी। अमित शाह के आवास पर मुलाकात होगी। तो काफी महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है क्योंकि नई सरकार गठन के बाद एक कक्षी मुलाकात भी होती है, लेकिन जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है और लगातार वादा किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से भी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी कि सरकार में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बिहार के लिए बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। तो किस तरह का रोड मैप होगा, किस तरह से बिहार में विकास को आगे गति देना है, बिहार की में विकास की गति को आगे बढ़ाना है, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट देना है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के उस लिहाज से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। तो पहली मुलाकात है सरकार गठन के बाद नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो माना जा रहा है बिहार में सरकार गठन के बाद बिहार के विकास के लिहाज से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखने वाली बात होगी कि कल जब मुलाकात होती है तो बिहार के विकास को लेकर और क्या चर्चा की जाती है। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखिए अमितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी की तारीफ में ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद ही खड़ा हो गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी के त्याग और बलिदान की वजह से हम क्रिसमस मना रहे हैं। रेवंत के इस बयान को एनडीए ने ईसाई समुदाय का अपमान बता दिया है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अजीबोगरीब बयान दिया है। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़े और ऐसा बयान दे डाला जिस पर सियासी बवाल मच गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी के त्याग और बलिदान की वजह से हम क्रिसमस मना रहे हैं। तेलंगाना के सीएम का यह बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है।
ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం అందరము క్రిస్మస్ పండుగను జరుపుకుంటున్నాము అని అంటే ఇందులో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి యొక్క పాత్ర, వారి త్యాగం ఎంతగానో ఉంది. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने क्रिसमस मनाने का श्रेय सोनिया गांधी को दिया। उनके इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता इस बयान के बाद बैकफुट पर हैं, तो बीजेपी और जेडीयू ने इसे ईसाई समुदाय का अपमान बताया है। एनडीए ने रेवंत रेड्डी से माफी मांगने को कहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का यह बयान न सिर्फ हास्यास्पद है, बल्कि ईसाई समाज की आस्था और पूरे देश की धार्मिक भावनाओं का भी घोर अपमान है। देश की जनता इस तरह के गैर जिम्मेदार और अपमानजनक बयान को कभी स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, रेवंत रेड्डी जी का जो बयान है वो सोनिया जी के साथ जो उनका इमोशनल अटैचमेंट है उसको दिखाता है, लेकिन साफ तौर से कांग्रेस पार्टी का उस बयान से कोई लेना देना नहीं। रेवंत रेड्डी जी का यह बयान न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि धार्मिक भावनाओं के साथ खुला खिलवाड़ भी है। क्रिसमस ईसाई समुदाय का पवित्र पर्व है। इसे किसी राजनीतिक परिवार या व्यक्ति से जोड़ना घोर आपत्तिजनक भी है। तेलंगाना के सीएम अपने बयान से विवादों में घिर गए हैं। सोनिया गांधी का गुणगान करते हुए रेवंत रेड्डी ने क्रिसमस त्योहार को सोनिया गांधी से जोड़ दिया। अब इस बयान से रेवंत रेड्डी की जमकर फजीहत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, गोपालगंज के मॉडल अस्पताल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया गया। डॉक्टर अंधेरे में मरीजों को इंजेक्शन देते नजर आए। बड़ा सवाल है कि बिजली कटने पर अस्पताल में जनरेटर से बैकअप का इंतजाम क्यों नहीं था। इस रिपोर्ट को आप देखिए। यह है गोपालगंज का मॉडल सदर अस्पताल। अस्पताल तो मॉडल है, लेकिन इसकी ये तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर साहब अंधेरे में मोबाइल की रोशनी में मरीज को इंजेक्शन दे रहे हैं। तो एक डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में एक्सरे रिपोर्ट देख रहे हैं। अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में हो रहे इलाज का वीडियो लोगों ने शेयर कर अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल अस्पताल में बिजली की आपूर्ति बाधित होने के बाद अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया गया। पानी में चढ़ाने के लिए, लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं है। टॉर्च लगा कर काम किया जाए। मोबाइल का टॉर्च से? कब से लाइट नहीं है? हम लोग आए थे तो सर था, लेकिन करीब लग रहा है कि आधा घंटा हो गया। लाइट नहीं आई है? अभी नहीं। क्या बता रहे हैं लोग को? बता रहे हैं कि लाइट का ड्रामा रोज के इस समय का। अपने चाचा का इलाज कराने के लिए आए थे और काफ़ी देर से ये लाइट कटा हुआ है। हम लोग मॉडल हॉस्पिटल में हैं। हम लोग को लगा कि एक बेहतरीन ट्रीटमेंट होगा और पूरे लाइट वगैरह रहेगा, लेकिन उस समय से लाइट के अभाव में इलाज ही नहीं हो पा रहा है। अंधेरे में क्या इलाज, लाइट के टर्च से क्या इलाज होगा। हम जब मोबाइल की रोशनी में मरीजों के इलाज का वीडियो सामने आया तो अस्पताल प्रशासन ने सफाई दी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मॉडल भवन के निर्माण में लगी कंपनी ने अब तक काम पूरा नहीं किया है। बारिश के दौरान पानी जमा होने के कारण मरीजों की सहूलियत के लिए इमरजेंसी वार्ड को शिफ्ट किया गया है। जल्द ही भवन निर्माण कार्य पूरा होने पर व्यवस्था में सुधार भी हो जाएगा। लेकिन अस्पताल की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। क्या अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है? बिजली कटने पर अस्पताल में जनरेटर से बैकअप का इंतजाम क्यों नहीं है? न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में सीएम नीतीश ने अपने आवास पर जेडीयू नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। सीएम नीतीश जेडीयू कार्यकर्ताओं से गर्मजोशी से मिले और बिहार चुनाव जीतने और 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम नीतीश की पीएम मोदी से मुलाकात होगी, ऐसी भी खबर सामने आई। पीएम मोदी से कल मुलाकात होनी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उनके आवास पर उनकी मुलाकात होगी और दिल्ली दौरे पर हैं सीएम नीतीश कुमार, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं।
जहां जेडीयू कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात हुई है और कल उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होनी है। और इस बीच